मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन देवर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सुप्रभात बच्चों, कल मैंने पिछले वीडियो में आपको जो भी बताया था वो इनकम फ्रॉम सैलरी, आय से वेतन से आय वेतन से बताई थी। अब क्लास ग्रहण करने पर वेतन से आय वो बताई थी। आज हम दूसरा हेड यानी इनकम के 5 हेड हैं। आयकर अधिनियम में 5 शीर्षक बताए गए हैं। उन शीर्षकों को, उन हेडों में से दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय। तो आज का टॉपिक हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में क्या क्या प्रावधान है, कैसे हम इस पर टैक्स लगाते हैं और कौन सी संपत्ति को हम मकान संपत्ति मानते हैं, तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मकान संपत्ति से आय का दूसरा शीर्षक है। इसमें उन मकानों तथा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आयकर लगाया जाता है, जिनका कि करदाता स्वामी है। उन्हीं पर कर लगता है जो संपत्ति के स्वामी होते हैं। इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग होते हैं जो किराए पर उठाए गए हो अथवा अंशतया स्वयं के रहने के लिए हों और अंशतया किराए पर उठाए गए हों, या एक से अधिक मकान हों। किसी करदाता के एक से अधिक मकान हैं और उनमें से दोनों ही वो अगर अपने लिए प्रयोग कर रहा है तो एक मकान को स्वयं रहने के लिए माना जाएगा और दूसरे मकानों को किराए पर उठाए गए समझकर उनकी गणना की जाएगी और उन पर मकान संपत्ति से जो आय मानी जाएगी और उस पर कर लगाया जाएगा। ठीक है। तो परंतु वे मकान कर योग्य नहीं है जिन्हें करदाता अपने ही व्यापार में प्रयोग करता है। ना तो स्वयं रहने वाला कर योग्य है और ना ही वो मकान जिनमें करदाता अपना व्यापार चला रहा है। ये प्रावधान भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 22 में दिए गए हैं। तो जो भी मैंने आपको परिभाषा बताई, इस परिभाषा में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो भवनों और मकानों तथा उनसे लगी हुई जमीनों पर। तो इस शीर्षक के अंतर्गत तीनों चीजों पे, भवनों पे, मकानों पे और उनसे लगी हुई जमीनों पर आयकर लगता है। ये जमीन जो मकान या भवन के साथ न लगी हो को आय के अन्य स्रोतों से आय या अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। यानी बहुत सी ऐसी जमीन पड़ी होंगी जो मकान से दूर होती हैं, मकान के साथ नहीं लगी होती हैं मकान, तो उनका जो
उनसे जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। लेकिन जो जमीन भवन या मकान से जुड़ी हुई है, लगी हुई है, उनकी गणना मकान शीर्षक के संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत की जाती। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी जमीन होती है जो मकान संपत्ति के साथ लगी होती है? तो जैसे मकान का कंपाउंड या खेल का मैदान, वो स्कूल के साथ लगा है तो स्कूल की बिल्डिंग में आएगा, या मकान के आगे खेल का मैदान बना हुआ है तो उसमें आएगा। सब्जी का बगीचा, अगर हमारा बंगला है और बंगले में हमने सब्जी लगाई है या गार्डन है तो वो सारी जमीन से जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि करदाता उस मकान का स्वामी होना। कर तभी लगाया जाएगा, ये स्पष्ट दिया हुआ है कि कर तभी लगाया जाएगा जब करदाता उस संपत्ति, मकान संपत्ति का स्वामी हो। यदि किसी करदाता के पास कोई मकान पट्टे पर है, लीज, तो उसे पुनः किराए पर उठाने से जो आय होती है वह मकान शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती है, बल्कि अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आती है। अब मकान के स्वामी कौन कौन होते हैं? एक तो वो व्यक्ति जो मकान के नाम रजिस्ट्री हो रखी है, जिसने मकान को खरीदा है, उसके नाम पंजीकरण है। दूसरा, रहन की दशा में, रहन आप जानते हो, गिरवी को रहन कहते हैं। अगर किसी ने गिरवी रखा है और रखने वाला व्यक्ति स्वामी होगा, जिसके पास वह मकान रहन रखा हुआ है, वह स्वामी नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लो ए है और ए ने बी से कर्जा लिया और ए ने अपना मकान किराए पर, वो बी को गिरवी रख दिया या बैंक को गिरवी रख दिया, बैंक से लिया तो बैंक को गिरवी रख दिया, लेकिन इसमें न तो बैंक और न ही बी करदाता होंगे। करदाता ए होगा क्योंकि मकान ए के नाम पंजीकृत है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि मकान उसी व्यक्ति के नाम होना चाहिए पंजीकृत जो मकान का स्वामी है। अब कुछ दशाओं में अपवाद भी हैं जिनमें वो मकान का स्वामी माना जाएगा। ये भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? वो शर्तें मैं आपको बताऊं। पहली शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को अथवा किसी अवयस्क बच्चे को, अवयस्क का मतलब जानते हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अवयस्क कहते हैं, अवयस्क बच्चे को जो विवाहित पुत्री ना हो, बिना पर्याप्त प्रतिफल लिए अपनी मकान संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है, तो हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति ही उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा, चाहे उसका उद्देश्य टैक्स की चोरी करना हो अन्यथा ना हो। दूसरा, मकान बनवाने वाली सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्य को यदि कोई मकान आवंटित कर दिया गया है तो वह व्यक्ति या सदस्य उस मकान का स्वामी माना जाएगा। इसके अलावा आंशिक अनुबंध पूरा करने पर यदि किसी व्यक्ति को भवन पर कब्जा पाने का अधिकार मिल जाता है तो वह व्यक्ति उस भवन का स्वामी माना जाएगा। जमीन पट्टे पर लेकर उस पर अपना मकान बनवाने वाला व्यक्ति भी उस मकान का स्वामी माना जाएगा। इसके साथ साथ विवादास्पद स्वामित्व यानी डिस्प्यूटेड
ऑनरशिप की दशा में जिसके कब्जे में संपत्ति होती है वो ही संपत्ति का, उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में ये बताया कि मकान संपत्ति क्या है, मकान संपत्ति में क्या क्या चीज़ें जोड़ी जाती हैं और मकान संपत्ति में कौन कौन से माने गए स्वामी होते हैं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।